ओके, चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म डीके शिक्षा के ऊपर। और मैं आपका एजुकेटर डीके गुप्ता। तो जैसे कि दोस्तों आप सभी बच्चों को पता होगा कि मैं आपको आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, किसके लिए दोस्तों, तो सीटेट पेपर 1 के लिए मैं आपको क्या करवाते हुए चल रहा था, तो पर्यावरण अध्ययन आपको करवाते हुए चल रहा था। क्या करवाते हुए चल रहा था? ईवीएस करवाते हुए चल रहा था अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक्स। आप सही बच्चों को पता होगा, अगर आपने इन बुक्स को फॉलो कर लिया तो आपको सीटेट क्रैक करने से, सीटेट पास करने से, अच्छे नंबरों से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर जो बनता है वो यहीं से ही एग्जैक्ट बिल्कुल शब्द टू शब्द उठाकर डाल दिए जाते हैं आपके एग्जाम में। तो वो मैं आपको करवाते हुए चल रहा था, जिसमें हमने स्टार्ट कर रखी थी क्लास 3 की ईवीएस की एनसीईआरटी बुक, जो कि हमने फिनिश कर ली। क्लास 4 लास्ट लेक्चर आपने अटेंड करा होगा, तो क्लास 4 भी हमने वहां से फिनिश कर दी। ठीक है, अब बीच में जो बच्चे बार बार पूछ रहे होते हैं सर कई चैप्टर हम मिस करते हुए चल रहे हैं, तो डियर मैंने आपको पहले ही बता रखा था कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो कि आपको पढ़ने लायक नहीं है, वहां से आज तक कोई भी क्वेश्चन नहीं बना। अगर कोई पॉइंट निकलता भी है वहां से तो मैं दूसरे चैप्टर में डालकर मैं आपको पढ़ा देता हूं। ठीक है, तो बीच में कई चैप्टर मिस करे हैं हमने जानबूझकर, क्योंकि आपके लिए वो इंपॉर्टेंट चैप्टर ना थे, तो कंफ्यूज ना होइएगा कि सर कि आपने ये चैप्टर नहीं करवाया। ओके दोस्तों, चलिए, तो क्लास 3 और क्लास 4 की जो एनसीईआरटी ईवीएस की बुक्स है वो हमने पूरी की पूरी कंप्लीट करी। आज हम कौन सी कक्षा की बुक करेंगे, तो दोस्तों आज से हमारी शुरू हो रही है कक्षा 5वीं की ईवीएस की एनसीईआरटी बुक, और जो कि अपने आप में ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, क्योंकि इनमें से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपके एग्जाम में वो क्लास यानी कक्षा 5वीं की बुक से ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आज से हमारी शुरू होगी कक्षा 5वीं की ईवीएस की एनसीईआरटी बुक, जिसमें आज जो हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, एनिमल यानी कि जंतु। बाकी आपका कोई चेंज नहीं हुआ है, सिलेबस आपका वैसा का वैसा ही है। ठीक है, जो जंतु आता है वो कौन सा आता है दोस्तों, तो सब थीम यानी कि उप थीम में से जो तीसरे नंबर का उप थीम है वो वाला टॉपिक आज हम यहाँ से कवर करेंगे। ठीक है, तो अगर दोस्तों इससे पहले वाले आपने लेक्चर नहीं देखे हैं तो मैं कहूंगा आप एक बार जरूर देख लीजिएगा उसको। अगर जिस बच्चे ने अभी नया एडमिशन लिया है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको कक्षा 5वीं की बुक शुरू से करवाई जा रही है। आज का लेक्चर है क्लास 5वीं का, तो यहाँ से कंटिन्यू करिए, और बाकी जो एक्स्ट्रा समय मिलता है आपको उस समय आप बाकी चैप्टर को रिवाइज करते हुए चलिए, कवर करते हुए चलिएगा। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों आज हम कौन सी क्लास पढ़ने वाले हैं, तो कक्षा 5वीं का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, और पहला चैप्टर का जो नाम है ईवीएस एनसीईआरटी बुक के अंतर्गत वो लिखा हुआ है कैसे पहचाना चींटी ने दोस्तों को। तो यहाँ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपका चैप्टर जो बनता है वो एनिमल जो सेंसेस होते हैं उनसे बनता है। ठीक, चलिए और डिले ना करते हुए आज के अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। तो सभी के सभी बच्चे अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, आज की डेट डाल लीजिए और लिख लीजिए आज का अपना टॉपिक एनिमल यानी कि जंतु। अब देखिए दोस्तों, इसके अंतर्गत जो इंपॉर्टेंट बिंदु निकलते हुए चल रहे हैं उसको हम समझते हुए चलेंगे और वन बाय वन उसको कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहां से आपका टॉपिक शुरू होता है। देखिए लिखा हुआ है कि जानवरों में भी देखने, सुनने एवं सूंघने और महसूस करने की शक्ति होती है। आप सही बच्चों को पता होगा, हम मनुष्य में देखने, सूंघने, सुनने और महसूस करने की, एक दूसरे के दर्द की, एक दूसरे की सहानुभूति को क्या करते हैं, महसूस करते हैं हम। तो महसूस करने की क्या होती है, हम मनुष्य के अंतर्गत शक्ति होती है। तो उसी प्रकार की शक्ति किसमें होती है, जानवरों में भी होती है। किसमें, जानवरों में भी होती है। ध्यान रखिएगा, आगे बोल रखा है कि कोई जानवर मीलों दूर से शिकार को देख सकता है तो कोई हल्की से हल्की आहट को भी सुन लेता है। इससे पहले किसी बच्चे ने मेरे से ईवीएस कभी पढ़ी होगी तो उस बच्चे को यहाँ से पता चल गया होगा कि कोई जानवर जो है मीलों दूर से अपने शिकार को क्या कर लेता है, पहचान लेता है, देख लेता है या देख सकता है। किसकी बात करी गई है, चील की बात करी गई है, क्योंकि चील जो होता है मनुष्य की तुलना में कितना बेटर देख सकता है, 4 गुना ज्यादा बेटर देख सकता है। और आगे बोला गया है कि कोई हल्की से हल्की आहट को भी सुन लेता है। किसकी बात करी गई है, बाघ की। आप सभी बच्चों को पता है कि बाघ जब जंगल में शिकार करता है तो हवा से पत्ते को हिलने का और शिकार से पत्तों के हिलने के बीच में जो डिफरेंस होता है, अंतर होता है, उसको वो भांप लेता है। तो इसलिए कहा गया कि हल्की से हल्की आहट को भी सुन लेता है। ठीक है, तो यहाँ हल्के से उनके हिंट दे रखे हैं, टेंशन नहीं लेनी है। आगे जब हम पढ़ते हुए चलेंगे तो इन चीजों के बारे में डिटेल में आपको जानकारी मिलती रहेगी। अभी चैप्टर बस शुरू ही हुआ है। ठीक है, तो आराम से बैठिए, एंजॉय करिए चैप्टर को। अगला चलते हैं, अगला बिंदु लिखना है, देखो ये है इंपॉर्टेंट बिंदु। क्या है इंपॉर्टेंट बिंदु, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि मच्छर जो होता है वो हमें कैसे पहचान लेता है, हम कहां पर और कैसे वो खून पीने के लिए आ जाता है हमारा। तो ध्यान रखिएगा, मच्छर जो है वो शरीर की गंध से, खासकर पैर के तलवे और शरीर की गर्मी से हमें क्या कर लेता है, ढूंढ लेता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो हमारे शरीर का टेम्परेचर, आप सही बच्चों को पता है हमारे शरीर का टेम्परेचर ऑलमोस्ट 38 डिग्री होता है। ठीक है, फ़ारेनहाइट में 98.7 के आसपास होता है। ठीक है, तो हमारा जो शरीर होता है वो क्या होता है, गर्म होता है। क्या होता है, गर्म होता है। और साथ ही साथ में जो हमारे पैर के तलवे यानी कि जिसके ऊपर हम खड़े हैं, तलवों के ऊपर ही खड़े होता है, तलवों की जो गर्माहट होती है या फिर तलवों की जो आप बोल सकते हो एक तरीके से हीट एनर्जी जो निकलती है उसके द्वारा मच्छर हमें पहचान लेते हैं। और आपने देखा होगा कि आप जितने शरीर को ढक के रखोगे मच्छर वहां नहीं बैठेगा। जितना शरीर आपका खुला होगा ना, उस दूसरे को पता नहीं कहां से पता चल जाता है, वहीं आके बैठता है। जैसे कि आप फुल बाजू की शर्ट पहन लो, ऊपर आके नहीं बैठेगा, आपकी यहाँ पर हथेली पर आके बैठ जाएगा। उसे पता है कि यहाँ से खून चूस रहा है। पूरी पैंट पहन लो, पजामा पहन लो, पूरे पैर में दुखी नहीं करेगा, पैर के जो तलवे होते हैं उसके पास आके काटने लग जाता है। मच्छर को मतलब क्या पता लगता है, हीट, हमारे शरीर से गर्मी निकल रही होती है और खासकर पैरों के तलवों से, उसके द्वारा हमें वो पहचान लेता है कि भाई ये रहा मेरा शिकार, इसका खून चूस रहा है मुझे आज। ठीक है, और आप सही बच्चों को पता है मच्छर खून कौन चूसता है, तो मादा मच्छर चूसती है। क्यों, क्योंकि उसके अपने अंडों को एक पोषक तत्व चाहिए होता है जो कि ब्लड से मिलता है, इसलिए मच्छर जो होता है वो खून को चूसता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए, मच्छर जो होता है वो शरीर की गंध से, खासकर पैरों के तलवे और शरीर की गर्मी से हमें क्या कर लेता है, ढूंढ लेता है। क्या कर लेता है, हीट ऑफ आवर बॉडी, उसके द्वारा हमें पहचान लेता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बिंदु है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है तो आपको पता होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर बोला गया था कि कई जानवर जो है मीलों दूर से शिकार को पहचान लेते हैं या देख लेते हैं। वैसे ही कई जानवर ऐसे हैं जो मीलों दूर से, कई किलोमीटर दूर से अपनी मादा यानी कि अपनी फीमेल पार्टनर को पहचान लेते हैं। उन्हीं में से है दोस्तों एक रेशम का कीड़ा, जिसे सिल्क वॉर्म भी कहा जाता है। ठीक है,
तो ध्यान रखिएगा, तो रेशम का कीड़ा या सिल्क वॉर्म अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है, जैसे कि आप यहाँ पर ये देख लेते हो। ठीक है, आजकल तो आपने देखा होगा, अगर आपने किसी से उधार ले रखा है या आपने किसी को उधार दे रखा है तो वो आपको देख के भी अनदेखा कर देगा, बोलेगा, आप उसे रोकने की कोशिश करोगे ना, हाँ जी भैया कौन, ऐसा ऐसा प्रतीत करने वाले होते हैं आपने किसी का उधार ले रखा हो या दे रखा हो, तो हम पहचानने से ही मना कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के रूप में रिश्तेदार, आप जब कामयाब हो जाओगे तो रिश्तेदार आपके पास आएंगे पूछने के लिए, नहीं तो सोचा कोई पूछता भी नहीं है आजकल। ठीक है, लेकिन ये देख लो, रेशम का कीड़ा अपनी मादा को, अपनी फीमेल पार्टनर को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। तो अगली बार आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से वह कौन सा कीड़ा है जो कि अपनी फीमेल पार्टनर को, अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है, तो वो है रेशम का कीट। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, यही इसी रेशम के कीट से हमें सिल्क मिलता है। क्या मिलता है? सिल्क यानी कि रेशम मिलता है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। यहां से आपके इंपॉर्टेंट दो बिंदु निकले, इन दोनों बिंदु को मैं आपको समझाते हुए चला था। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे लिखा है मजेदार बात और, अब क्या क्या मजेदार है बात है, चलिए समझते हुए चलते हैं। तुमने देखा होगा कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज्यादा हिलाते हैं, देखा होगा ना आपने, यू मस्ट हैव सी बर्ड्स मूविंग देयर नेक्स वेरी ऑफ्टन। क्या बोला मैंने? एक आपने देखा होगा, आपने जो पक्षियों को नोटिस किया होगा तो अपनी गर्दन को बहुत ज्यादा हिलाते हैं, जैसे कि आप नीचे इमेज में देख रहे हो, नीचे दाएं बाएं ऊपर नीचे, पक्षी क्या करते हैं? अपनी गर्दनों को बहुत ज्यादा हिलाते हैं। ऐसा क्यों करते हो? लिखा है, जानते हो क्यों? क्योंकि ज्यादातर पक्षियों की जो आंखें होती हैं दोस्तों, उसकी जो पुतलियां होती हैं वो घूम नहीं सकती, वे अपनी गर्दन को घुमाकर ही अपने आसपास की चीजों को देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल के रूप में जैसे कि आप लोग यहाँ पर कई लड़के होंगे ऐसे, ठीक है, जब मार्केट वगैरह में जाते हो लड़कियों को घूरने के लिए नहीं देखते हो, टुकुर टुकुर, लड़के तो चौड़े में देख लेते हैं, लड़कियां अगर आप खास करके मैंने देखा है लड़कियों में क्या पता है क्या है, लड़कियां भाई बुरी मत मानिएगा इस चीज को, लेकिन आप इस चीज को देख के एग्री होगा तो यह जरूर लिखना, किसी लड़के को किसी लड़की को लड़के से कोई मतलब हो ना हो, किसी लड़की को अपने से ज्यादा सुंदर लड़की दिख गई, मैंने क्या बोला, लड़का जो है वो अपने से ज्यादा सुंदर लड़का देख लेगा, कोई दिक्कत नहीं, उसको है अपनी जगह, वो अपने आप को तुरंत खा मानता है कि मैं ही सबसे बेस्ट हूं, लेकिन लड़कियों को अपने से ज्यादा जब सुंदर कोई लड़की दिख जाती है ना, वो यूं दिखेंगी उसमें, क्यों? गर्दन घुमा के नहीं देखेगी, क्यों? क्योंकि उसको पता है मैं उसको गर्दन घुमा के देखूंगी तो सामने वाली कहेगी हाँ मुझे देख रही है, मैं सुंदर दिख रही हूं इसलिए मुझे देख रही है, लड़की इसलिए यूं देखेगी उसको, यूं उसे पता भी ना लगे और इसको देखती है, देखती भी रहे, हाँ भाई कैसी दिख रही है मैं भी तो देखूं, तो ऐसे करके देखती है। तो वही वाली बात है ना, तो यहाँ पर पक्षी को भाई ऐसे देख नहीं सकता। अब पक्षी को भाई कुछ भी हो जाए, अब उसको देखना है सामने तो सामने देखेगा, नीचे देखना तो गर्दन नीचे करेगा, इधर देखना है तो इधर करेगा, गर्दन इधर देखनी तो इधर देखना, तो जिस तरफ उसको देखना होगा उस तरफ वो अपनी गर्दन को घुमाएगा। क्यों? क्योंकि भाई उसकी आंखें जो है वो घूम नहीं सकती, उसकी आंखों की जो पुतलियां होती है, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया, हमारी आंखों की पुतलियां टेढ़ी होकर हम देख लेते हैं, होता है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल के रूप में जब छोटे बच्चे थे हम लोग, जब हमारे घर में हम दो भाई बहन तीन भाई बहन होते हैं, जैसे कि मैं तीन भाई बहन है, तो अब क्या होता है जब किसी भाई को, जैसे मेरे घर में मेरे बड़े भाई को कभी बीमार नहीं लगी, मेरे पापा से मेरी माँ से कभी बीमार नहीं लगी, हम दोनों छोटे बहन भाई को खूब लगी, ठीक है, तो जब भी मेरी बहन पिट रही होती है मम्मी से या पापा से, पापा ने तो खासकर हम तीनों में से किसी को नहीं मारा, डांटा ही है, माँ ने बहुत पिला है, ठीक है, अधिकतर माँ ही मारती है घर में, तो जब भी बहन को मार रही होती है तो हम किताब खोल के पढ़ने लग जाते हैं और साथ ही साथ में टुक टुक देखते रहते हैं, पिट रही है अभी, चल ठीक है पिटने दे, इसके बाद हमारी बारी है, तो हम देख रहे होते हैं कब माँ उसको छोड़ेगी, और पहले से हाँ ठीक है मैं मान जाना, ठीक है, वही वाली हरकत है, तो टुक टुक हम देख रहे होते हैं टेढ़ी आंखों से। तो वही वाली बात है, यहाँ पर हम टेढ़ी आंख करके पक्षी नहीं देख सकता, उसको देखना है तो गर्दन घुमानी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी, गर्दन घुमानी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि उसकी आंखों की पुतलियां घूम नहीं सकती। ओके, इंपॉर्टेंट बिंदु है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा आपसे कि पक्षियां जो होते हैं वो ज्यादातर अपनी गर्दन को क्यों घुमाते हैं, क्योंकि भाई उनकी आंखें जो होती है इस तरफ होती है, पहली बात पक्षियों की आंखें इस तरफ, जहां हमारे कान है इस तरफ आंखें होती है, ठीक है, और ये अपनी गर्दनों को इसलिए ज्यादा घुमाते हैं क्योंकि इनकी आंखें जो होती है वो घूम नहीं सकती, एक जगह फिक्स है, मान लो कि आंखें इनकी फेविकोल से चिपका दी गई हो, इधर उधर देखने के लिए इनको अपनी गर्दन घुमानी पड़ती है। ओके, इसलिए पक्षियां जो होते हैं अपनी गर्दन को बहुत ज्यादा हिलाती है। ठीक, इंपॉर्टेंट बिंदु है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, आगे लिखा है चील, बाज और गिद्ध। जैसे कि दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो कि अपने शिकार को कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेते हैं या देख लेते हैं, तो उन्हीं में आता है इन तीनों का नाम, किसका? तो काइट्स, ईगल्स एंड वल्चर्स, यानी कि चील, बाज और गिद्ध, ये आपके ऐसे पक्षी हैं जो हमारी तुलना में, मनुष्य की तुलना में 4 गुना ज्यादा दूरी तक देख सकते हैं या देख पाते हैं। जो चीजें हम 2 मीटर की दूरी से देख सकते हैं या देख पाते हैं, वही चीजें इन पक्षियों को 8 मीटर की दूरी से दिखाई देती है। तो देख सकते हो दोस्तों, जो आपको 2 मीटर से दिखाई दे रही है, अब इसका 4 गुना कितना होता है, तो इसका 4 गुना होता है 8 मीटर, वही चीजें इनको कितनी दूरी से दिखाई देती हैं, 8 मीटर। तो मनुष्य की तुलना में कितने बेटर हो गए? 8 गुना, 4 गुना बेटर हो गए, कितने गुना बेटर हो गए? 4 गुना बेटर। इसको याद करने के लिए मैंने काफी बार बोल रखा है, चील की 2 आंखें होती हैं और 2 टांगे होती हैं, तो कितना गुना हो गया? 4 गुना। बाज की 2 टांगे होती हैं, 2 आंखें होती हैं, 4 गुना। गिद्ध की 2 आंखें होती हैं, 2 टांगे होती हैं, 4 गुना। तो ध्यान रखिएगा, चील, बाज और गिद्ध, जैसे आप क्या कहते हो, काइट्स एंड ईगल्स एंड वल्चर्स बोलते हो, ये तीनों के तीनों ऐसे हैं जो कि मनुष्य की तुलना में 4 गुना बेटर देख सकते हैं। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से ऐसे कौन से पक्षी हैं जो चीजें हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई देती है, वो उनको 8 मीटर की दूरी से आसानी से दिखाई दे जाती है। तो निम्नलिखित में से उन पक्षियों के समूह को चुनिए। तो पक्षियों के समूह में चील, बाज और गिद्ध दिया होगा ऑप्शन, उसको टिक करिएगा और आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर ये देख रहे हो, ये बच्चा कुछ खा रहा है और इस चील की देखो इतनी दूर से निगाह है, उड़ते उड़ते निगाह मार लेती है। आपने देखा होगा जमीन पर चूहा चल रहा होता है, उड़ते उड़ते एकदम से आएगी और लपक के ले जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो निगाह रख रही होती है ऊपर से ही। तो इसलिए कहा जाता है कि जो आपको 2 मीटर की दूरी से दिखाई देगा, वो इनको 4 मीटर की दूरी, 8 मीटर की दूरी से आसानी से दिखाई दे जाता है। ठीक है, 4 गुना बेटर इनकी आंखें होती है मनुष्य की तुलना में, हमारी तुलना में। सही बच्चों को समझ में आ गया होगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे चलते हैं, आगे बोला गया
आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर, मैंने क्या बोला, आमतौर पर माना जाता है दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं, रात में जागने वाले जानवरों को हर चीज सफेद और काली ही दिखती है। ध्यान रखिएगा, आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, तो आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल के रूप में नीचे कुछ फिगर देखिए, जैसे कि मनुष्य है, उस मनुष्य को ये फिगर कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। यही अगर जो है पक्षी देखेगी तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, यही अगर कुत्ता देखेगा कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, और यही अगर छिपकली देखेगी तो कुछ इस प्रकार की दिखाई देगी। तो देख सकते हो कितना ज्यादा डिफरेंस है। इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य की जो आंखें हैं एक ऐसी आंखें जो ज्यादा से ज्यादा रंगों को पहचान सकती है। ठीक है, बाकी देख सकते हो कितना ज्यादा डिफरेंस है मनुष्य की आंखों में और पक्षियों की और कुत्तों और छिपकलियों की आंखों में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इस रंगों के भेदभाव से पता चल गया होगा। सबसे ज्यादा रंग जो पहचान में आते हैं वो मनुष्य को ही आते हैं। ठीक, तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बना, यहाँ से क्वेश्चन ये बना कि निम्नलिखित में से जो जानवर रात में चीजों को देख सकते हैं उनको किस रंग में वो चीजें दिखाई देती हैं। तो अधिकतर ऑप्शन में हरा काला दिखा रहता है, तो बच्चे हरा काला टिक मार के आ जाते हैं। नहीं दोस्त, ध्यान रखिएगा, केवल काली और सफेद में दिखता है। पुराने जमाने में हमारा टीवी कैसा था, ब्लैक एंड व्हाइट कलर मिलता था और कोई कलर तो था नहीं हमारे पास। ठीक है, तो ब्लैक एंड व्हाइट, ध्यान रखिएगा, पुराने जमाने से कोरिलेट कर लीजिएगा। जो जानवर रात में चीजों को देख सकता है, जैसे कि उल्लू हो गया, बाघ हो गया, अधिकतर जानवर देख सकते हैं। ठीक है, तो जो जानवर रात में चीजों को देख सकते हैं वो सारी चीजों को केवल काले और सफेद नहीं देखते और कोई तीसरा रंग उनको पहचानने नहीं आता है। ओके, इंपॉर्टेंट बिंदु है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा आपसे तो आपको पता होना चाहिए। और साथ ही साथ में सांप जो होता है, ध्यान रखिएगा, उसके बाहरी कान नहीं होते। आपने अधिकतर सांप वगैरह देखा होगा कहीं ना कहीं किसी सपेरे के पास या कहीं गांव घरों में या टीवी वगैरह पर आपने देखा होगा उनके जो हमारे जैसे कान है उनके कान नहीं होते। उनकी जो स्कल होती है ना, स्कल के पीछे छोटा सा छेद बना रहता है, उस वही उसका कान होता है। तो ध्यान रखिएगा, सांप के जो होते हैं उनके किसी भी प्रकार के बाहरी कान नहीं होते हैं और उनको जो सुनाई देता है वो जमीन पर हुए कंपन जो होते हैं, जमीन पर जो वाइब्रेशन होती है उसकी मदद से वो सुन रहे होते हैं। आप सही बच्चों को पता है सांप का अधिकतर शरीर जो होता है वो जमीन से टच होता है। ठीक है, तो इसलिए जमीन पर हुए जो कंपन होते हैं उसी को महसूस करके उसी को सुनने की कोशिश करता है। डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चन अब तक तो नहीं बना, लेकिन बनेगा तो आपको पता होना चाहिए। सांप के जो है हमारी तरह बाहरी कान नहीं होते हैं जैसे कि गाय भैंस के होते हैं, उसके कान जो होते हैं स्कल के पीछे हल्के छोटे छोटे से छेद होते हैं, लेकिन वो जो सुनता है वो शरीर पर जो जमीन पर टच रहता है उसका शरीर, और जमीन पर जो कंपन होती है, वाइब्रेशन होती है, उसकी मदद से उस चीज को वो सुन रहा होता है। जैसे कि आपने देखा होगा जो सपेरा बीन बजाता है तो बीन के साथ सांप यूं यूं हिल रहा होता है, तो बीन की धुन पर नहीं हिल रहा होता है। ठीक है, वो केवल वो जो यूं यूं घुमा रहे होते हैं उस इशारे पे घूम रहा होता है, और दूसरा उसको जो सुनाई दे रहा है वो जो बीन बजा रहा होता है, जो कंपन हो रही है उस कंपन को अपने शरीर से महसूस करता है और उसके द्वारा वो सुनने की कोशिश करता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा कि सांप कैसे सुनता है, तो उससे जमीन पर जो हुए कंपन के द्वारा सांप उसकी मदद से सुनने की कोशिश करता है। इंपॉर्टेंट बिंदु है, आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, दोबारा पूछा जाएगा, तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। सांप के, पक्षियों के किसी भी प्रकार के एक्सटर्नल यानी कि बाहर की तरफ निकले हुए कान नहीं होते। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे चले तो एक शिक्षक संकेत में आता है यानी कि टीचर नोट आता है। एक बच्चे के लिए यहाँ पेडागोजिकल टर्म निकल के आया, क्या है, पढ़ो। देखो, पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज पर केंद्रित करते हैं, इंपॉर्टेंट बिंदु है, एग्जाम में पूछे जाने के चांस है, नोट डाउन करिए सभी बच्चे। क्या लिखा है, पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज की दूरी का एहसास होता है, और जब अलग अलग चीजों पर केंद्रित करते हैं तो उनको या उनका देखने का जो दायरा है वो बढ़ता है। पक्षी के सिर पर उनकी आंखों की स्थिति का अवलोकन करने से बच्चों को यह बात समझने में आसानी होगी कि एक आंख बंद करके अपने साथी के एक्शन को देखकर बच्चों को यह अनुभव कराएं कि दोनों आंखों से देखने पर देखने का दायरा जो होता है उसमें अंतर आता है। अब देखो, इतना बड़ा पॉइंट समझने की बात दो भाग में समझते हैं। पहला बिंदु जो है यहां तक समझते हैं, यहां तक पहला बिंदु है, यहां तक। इस बिंदु में क्या कहा गया, इस बिंदु में कहा गया है कि पक्षी जो होता है जब दोनों आंखें, आपको पता होगा पक्षी की, मान लो ये दोनों आंखें, ये दो कान जो है हमारे, ये पक्षी की दोनों आंखें, पक्षियों की जो दो आंखें होती है वो इसी तरफ होती है। ठीक है, एक मात्र ऐसा उल्लू पक्षी है जिसकी आंखें मनुष्य के बाकी सामने की तरफ होती है। आप जब उल्लू देखोगे तो उसकी दोनों आंखें सामने की तरफ होगी, हमारी देखो हमारी दोनों आंखें सामने की तरफ। आप मुझे सामने से देखोगे तो मुझे दोनों आंखें दिखाई देगी, लेकिन जब पक्षी को सामने से देखोगे तो आधी आंख इसकी दिखाई देगी, आधी आंख इसकी दिखाई देगी, पूरी आंख नहीं दिखाई देती, क्योंकि पक्षी की दोनों आंखें दोनों साइड साइड में होती है। ठीक है, तो उल्लू की, पक्षियों की तरह उल्लू पक्षी की जो आंखें होती है मनुष्य के बाकी सामने होती है, बाकी पक्षियों की आंखें बगल में होती है। ठीक है, तो ये मानो ये दोनों आंखें क्या है, ये दोनों कानें क्या है, पक्षी की आंखें। अब देखिए दोस्तों, पक्षी को किसी भी चीज की दूरी का पता करना, फॉर एग्जांपल के रूप में एक छोटा पक्षी दाना चुग रहा है, अब उसका कोई ना कोई शिकार करने तो आएगा, जैसे चील आया, तो चील की जो दूरी है उसको उसे पता करना है कि वो कितनी दूरी पर है, तो उसको दोनों आंखों को उस चील के ऊपर रखनी पड़ेगी, दोनों आंखों को उसको चील के ऊपर रखनी पड़ेगी, तब जाके पता चल पाएगा कि चील जो है उससे कितनी दूरी पर है। अगर उसे दोनों आंखें अलग अलग चीजों पर रखी, क्योंकि आप सभी बच्चों को पता है एक आंख इधर है एक आंख इधर है, तो इस आंख से इधर का देखेगा, इस आंख से इधर का देखेगा, तो देखने का दायरा बढ़ गया। ठीक है, और वहीं पर जब ये दोनों आंखें उस पर रखेगा तो उसको यूं घूमना पड़ेगा, और ये देख रहा है तो दोनों आंखें देख रही हैं, तो इससे पता चलता है कि जब पक्षी अपनी दोनों आंखें एक किसी वस्तु पर, किसी चीज पर रखता है तो उसे पता चल पाता है कि आखिर में वो दूरी कितनी है उससे, ठीक है, उस चीज की, उस वस्तु को, और दोनों आंखों को अलग अलग चीजों पर रखेगा तो देखने का उसका दायरा बढ़ता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बिंदु है, ध्यान रखिएगा इस बिंदु को। अब इस चीज को बेटर समझाने के लिए बच्चों को कहा गया कि आप अपने दोस्त को पहले एक आंख बंद करके देखिए, फिर दूसरी आंख बंद करके देखिए, और फिर दोनों आंख खोल कर देखिए, तो देखोगे आप देखने का जो दायरा है उसमें कितना ज्यादा डिफरेंस होता है। आप खुद करके देखिए, एक आंख बंद कर लोगे तो आपको यहां से यहां तक का दिखाई देगा केवल, और जब दोनों खोलोगे तो यहां से यहां तक का दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो एक आंख से देखने में क्या होता है, थोड़ा देखने का दायरा कम हो जाता है, और दोनों आंखें से देखोगे तो देखने का दायरा बढ़ जाता है। तो इसी चीज को समझाने के लिए बच्चों को बोला गया कि अपने दोस्त के साथ ही अनुभव करें, एक्सपेरिमेंट करें और समझने की कोशिश करें कि कैसा है ये बिंदु। ठीक है, तो ये तो पेडागोजिकल टर्म हो गया, लेकिन ऊपर एनसीईआरटी फैक्ट टर्म हो गया। अगर पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए, दोनों आंखों एक ही चीज पर रखेंगे तो दिशा मतलब उसकी दूरी का पता चलेगा, और दोनों आंखें अलग अलग कर सकता है, वो अलग अलग चीजों को देख सकता है एक ही साथ में, तो देखने का दायरा बढ़ेगा पक्षियों का। ठीक, आगे चलते हैं।
आगे चले तो लिखा है आवाजें अलग अलग। आप सभी बच्चों को पता है हर जानवर हर पक्षी की अलग अलग अपनी अपनी आवाज होती है। क्या है चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा है कि कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जो लोग जंगल में रहते हैं और जो जानवर इस व्यवहार को वो समझ लेते हैं। क्या बोला गया, ध्यान रखिएगा कि कुछ जानवर ऐसे होते हैं तूफान और भूकंप आने से पहले ही कुछ अजीब अजीब हरकतें करने लग जाते हैं। क्योंकि आप सभी बच्चों को पता है कि जानवर जो होते हैं एक ऐसे जानवर जिसमें हाई सेंसिटिव अलग अलग प्रकार के ऑर्गन्स होते हैं जिसकी मदद से अलग अलग वेवों को पहचान लेते हैं आने से पहले ही। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के रूप में एक ऐसे ही घटना है कब की, तो सन 2004 की। कब की घटना है ये, सन 2004 दिसंबर की। इंपॉर्टेंट है, पढ़ते हुए चलिए। सन 2004 दिसंबर में, इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा इसके आगे, सन 2004 दिसंबर में आए सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाजों को अंडमान की एक खास आदिवासी जाति समझ गई। उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया और इस प्रकार इस जाति के लोग सुनामी के कहर से आने वाली वो क्या कर सके, अपनी जान बचा पाए। क्या देखो दोस्तों क्वेश्चन क्या है, पूछा जाएगा पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से भारत में सुनामी कब आई थी, तो सन 2004 में आई थी। कब आई थी, सन 2004 दिसंबर में आई थी। ठीक है, अब डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सुनामी अधिकतर एक खास जनजाति जो है वो अपनी जान को बचा पाई जानवरों की हरकतों को देखकर, तो अंडमान की खास जनजाति। आप सही बच्चों को पता है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है हमारा, एक यूनियन टेरिटरी है। किस तरफ को, तो नीचे हिंद महासागर की तरफ को। ठीक है, तो उस तरफ को देखने को मिलता है कहां पर, तमिलनाडु साइड की तरफ। तो हिंद महासागर की तरफ यानी कि अंडमान निकोबार जो हमारा द्वीप समूह है वहां पर आप सही बच्चों को पता है अलग अलग प्रकार की खास जातियां रहती है। ठीक है, तो वो जो लोग होते हैं अधिकतर नई आधुनिकरण के तरफ नहीं बढ़ रहे होते हैं, वो अपने वैसे जंगलों में या फिर जो लोग पुराने जमाने की तरह रहते थे उसी तरह वो रहना पसंद करते हैं। तो ये जो है जानवर वगैरह को रीड करते हैं। जब उस समय 2004 दिसंबर में जब सुनामी आने वाली थी तो समुद्र के अंदर अलग अलग मछलियों ने अलग अलग प्रकार की हरकतें करनी शुरू कर दी थी। तो इस इलाका जो नीचे वाला इलाका था वहां से लोगों ने अपना घर वगैरह खाली करके ऊंचे इलाके में चले गए और बाद में जब देखा तो ये पाया गया कि उस इलाके में पूरा सुनामी आ गई थी और सुनामी के अंतर्गत पूरा का पूरा तहस नहस हो गया था। लेकिन एक भी जान की वहां पर क्या हुई नहीं गई, किसी की वहां पर किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंची जान की। ठीक है, तो इस प्रकार से उन लोगों ने अपनी जान को बचाया। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कहां की आई बात है, अंडमान निकोबार की थी। कब आई थी सुनामी, तो सन 2004 दिसंबर में आया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट बिंदु था, इंपॉर्टेंट फैक्ट था, ध्यान रखिएगा पूछा जाएगा। तो आगे चलते आगे चले तो लिखा है कितना सोए, किसकी बात है, स्लॉथ। भाई आपको पता है स्लॉथ जो है हिंदी में है, टेंशन ना लीजिएगा, इंग्लिश में भी है। दोनों बच्चे कंफर्टेबल की तरफ पढ़ते हुए चलेंगे, टेंशन नहीं लेनी किसी बच्चे को। ठीक है, समझते हो, देखिए किसकी बात करी गई है, स्लॉथ की। कैसा दिखता है, कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। ये क्या दिख रहे हो आप, ये स्लॉथ है। ये कौन है, स्लॉथ है। दुनिया का सबसे सुस्त जीव जिसे माना जाता है वो यही हमारे भाई साहब। ठीक है, चलिए पढ़िए क्या लिखा है, यह भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पढ़िए आराम से। क्या बोल रहा है कि इट्स लुक्स लाइक ए बेयर बट नॉट ए बेयर। ठीक है, क्या बोला गया है कि दिखता भालू की तरह है लेकिन भालू जैसा नहीं है। यह दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटकाकर मस्ती से सोते हैं। क्या बोला गया कि ये जो है भालू जैसा जो दिखता है ये स्लॉथ, ये जो है दिन में 17 घंटे, आप सही बच्चों को पता है कि दिन में हमारे पास कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे, और हम उसमें सोते कितना है, तो 6 से 8 घंटे सोते हैं। लेकिन इसी के विपरीत ये कितने घंटे सो रहा है भाई, 17 घंटे। तो दिन में कितना समय बचा इसके पास, मुश्किल से मुश्किल 7 घंटे। मतलब जितना हम सोते हैं उतना तो भाई ये सो रहा है। ठीक है, जितना हम जाग रहे हैं वो इतना सो रहा है और जितना हम सोते हैं उतना ये जाग रहा है, उल्टा ही है ये। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये दिन में 17 घंटे पेड़ से उल्टा लटककर मस्ती से सोते हैं। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी की पत्तियां खाकर जीवित रहते हैं, पलते हैं, इसलिए इन्हें कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं पड़ती है। जब ये अपने पेड़ की सारे पत्ते खा लेते हैं तभी वह पास के पेड़ पर जाते हैं। लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं और यह सप्ताह में एक बार ही शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। देख सकते हो दोस्तों कितना सुस्तीराम जीव है। पहला बिंदु लिखिए, कैसा है ये, दिखता भालू की तरह है लेकिन भालू नहीं है। ठीक है, दूसरा बिंदु, यह दिन में करीब 17 घंटे पेड़ से उल्टा सिर लटकाकर मस्ती से सोता है। दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु, जिस पेड़ पर ये रहता है उसी पेड़ की पत्तियां खाकर ये जीवित रहता है, पलता है, इसलिए किसी और जगह से जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। चौथा बिंदु, जब उस पेड़ की सारी पत्तियां खत्म हो जाती है तब ये पास वाले पेड़ पर जाने की तकलीफ उठाता है, उससे पहले ये तकलीफ नहीं उठाता है। पांचवा बिंदु, लगभग ये कितने वर्ष जीता है, तो 40 वर्ष जीता है। कितने वर्ष जीता है, 40 वर्ष जीता है और इस 40 वर्ष की जिंदगी के अंतर्गत केवल 8 वृक्षों पर ही जाने की तकलीफ उठाता है। तो ऑन एन एवरेज माना जाता है कि एक पेड़ के ऊपर ये कितने साल बिताता है, 5 साल बिताता है। ऑन एन एवरेज माना जाता है कि एक पेड़ के ऊपर कितना साल बिताता है, 5 साल। तभी तो 5 अट्ठे क्या हो गया, 5 अट्ठे क्या होता है, 40। तो 40 वर्ष की जिंदगी में मुश्किल से मुश्किल 8 पेड़ पर ही घूमने की तकलीफ उठाता है। और छठा बिंदु, जिसे हमने 2-5 बिंदु लिख दिए, तो छठा बिंदु क्या हुआ, हफ्ते में केवल एक बार पेड़ से उतरता है। ध्यान रखिएगा, हफ्ते में केवल एक बार पेड़ से उतरता है शौच करने के लिए। पता नहीं कहां रखता है, इतने बड़ा टैंक है क्या इसके पीठ में। ठीक है, तो हफ्ते में केवल एक बार ही उतरता है पेड़ से शौच करने के लिए। ध्यान रखिएगा, पूरा हफ्ता पेड़ में मस्ती से रहता है। तो किस प्रकार के कुछ फैक्ट्स है, आपको सभी के सभी फैक्ट्स पता होने चाहिए। कुछ भी कहीं से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब भाई इंग्लिश वाले नोट डाउन कर लीजिए सभी के सभी। क्या बोला गया, इट इज ए स्लॉथ, इट्स स्पेंड ऑलमोस्ट 17 hours a day sleeping while
हैंगिंग अपसाइड डाउन ऑन द ट्री ब्रांचेस। साफ साफ बोला गया है कि दिन में 17 घंटे पेड़ के ऊपर मस्ती से लटक कर ये सोता है, और जिस पेड़ पर ये रहता है उसी पेड़ की पत्तियां खाकर क्या करता है, जीवित रहता है। जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ की ये पत्तियां खाकर जीवित रहता है, और इसे कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। जब ये पेड़ की सभी पत्तियां खा लेता है, तब ये किसी दूसरे पेड़ के नजदीकी पेड़ पर जाने की तकलीफ उठाता है। ठीक है, ये अपनी 40 वर्ष की जिंदगी में, कितना, अबाउट 40 ईयर लाइफ के अंतर्गत, 40 वर्ष की जिंदगी के अंतर्गत केवल 8 पेड़ों पर जाने की ही क्या करता है, तकलीफ उठाता है। क्या करता है, 8 पेड़ों पर ही जाने की तकलीफ उठाता है, और वंस ए वीक यानी कि हफ्ते में एक बार इट्स कम डाउन फ्रॉम द ट्री टू क्या रिलीफ, अपने आप को संतुष्ट करने के लिए, स्वच्छ करने के लिए नीचे उतरता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा आपसे, तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। ओके, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से दोस्तों क्या पता चला, ये जो हमारे स्लॉथ जी है, ये दिन में केवल 17 घंटे, केवल 17 घंटे, ज्यादा नहीं, केवल 17 घंटे सोते, और ज्यादा नहीं सोते। ठीक, चलिए अब नीचे कुछ जानवर दे रखे हैं, इनके भी सोने के समय आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि देखो काऊ यानी गाय हमारी माता है, सभी ने हमने पढ़ा है बचपन में, तो दिन में कितने घंटे सोती है, तो देख केवल 204 घंटे सोती है। ध्यान रखिएगा, गाय जो होती है दिन में केवल 4 घंटे सोती है। पाइथन जो होता है ये दिन में 18 घंटे सोता है। पाइथन मतलब अजगर। ठीक है, अजगर जो है दिन में 18 घंटे सोता है। जिराफ जिसकी लंबी सी गर्दन होती है वो दिन में केवल 2 घंटे सोता है। कितने घंटे सोता है, 2 घंटे सोता है। और बिल्ली दिन में 12 घंटे सोती है। ठीक, तो ये कुछ जानवरों के दिए हुए सोने के समय, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए। गाय दिन में 4 घंटे सोती है, अजगर दिन में 18 घंटे सोता है, जिराफ दिन में 2 घंटे सोता है, और बिल्ली दिन में 12 घंटे सोती है। ओके, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंपॉर्टेंट बिंदु है, पूछा जाएगा तो आपको इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखो दोस्तों, स्लॉथ का जागने का समय और सोने का समय दिया हुआ है। यहाँ पर अगर कैलकुलेट करोगे तो दिन में 18 घंटे जो है स्लॉथ सो रहा है। अभी हमने पढ़ा है 17 घंटे। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आपका एग्जाम में दे रखा हो कि स्लॉथ दिन में 17 से 18 घंटे सोता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, वो सही है, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में 18 घंटे भी दे रखा फिगर के माध्यम से, और लिखे हुए माध्यम से 17 घंटे। अगर आपके एग्जाम में ऑप्शन में 2 ऑप्शन होंगे, एक ऑप्शन में 17 घंटे और एक ऑप्शन में 18 घंटे हो, तो आप 17 घंटे को सही मानोगे, क्योंकि लिखा हुआ एनसीईआरटी के अंतर्गत 17 घंटे, फिगर के द्वारा जो होता है वो 17 घंटे नहीं मेंशन कर पाए ये लोग, 18 घंटे मेंशन कर दिया इन्होंने। ठीक है, तो लिखा हुआ जो है वो 17 घंटे है, इसलिए हम 17 घंटे को बिल्कुल सही मानेंगे। और वहीं पर ही जो छिपकली होती है, आप सही बच्चों को पता होगा, सर्दियों के दिनों में छिपकली देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई ये जो चली जाती है किसमें, शीत निद्रा में। किसमें चली जाती है, शीत निद्रा में। सर्दियों के समय जो होती है पूरे के पूरे 24 घंटे सोती रहती है। ठीक है, जब वापस गर्मी आती है तब दोबारा ये क्या लगती है, जान फूकती है और दोबारा आती देखने को मिलती है। तो सर्दियों के अंतर्गत छिपकली देखने को आप लोगों को, हम लोगों को नहीं देखने को मिलती। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्या तुम जानते हो, क्या जानते हो कि हाथी को उसके दांतों के लिए, और गेंडों को उनके सींग के लिए, और शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए, और कस्तूरी हिरण को, किसको, कस्तूरी हिरण को थोड़ी सी उसकी खुशबू के लिए मारा जाता है। तो डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि निम्नलिखित में से किन जानवरों को किन किन चीजों के लिए मारा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए, हाथी को उनके दांतों के लिए, गेंडों को उनके सींगों के लिए, शेर, मगरमच्छ और सांपों को उनकी खालों के लिए, और कस्तूरी हिरण को उसकी थोड़ी सी खुशबू के लिए। अगर आप डिस्कवरी वगैरह चैनल देखते हो तो अफ्रीका में अधिकतर गेंडे वगैरह देखने को मिलते हैं। तो अफ्रीका के जो वहां पर फॉरेस्ट रेंजर होते हैं, वो गेंडों को बचाने के लिए, क्योंकि गेंडों के जो सींग होते हैं वो वहां पर जो शिकारी होते हैं गेंडों को मार देते हैं और सींग काट के ले जाते हैं। तो गेंडों को उनको बचाने के लिए अफ्रीकन जो वहां पर फॉरेस्ट रेंजर होते हैं वो बचपन से ही गेंडों को सींग को काटते रहते हैं, बढ़ने नहीं देते हैं, ताकि उन सींगों की वजह से उन गेंडों की मौत ना हो। इस वजह से देखने को मिलता है बड़े पैमाने पर। हमारे यहीं देख लो, हाथी को उसके दांतों के लिए मार दिया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हाथी को उसके दांतों के लिए, गेंडे को सींग के लिए, शेर, मगरमच्छ और सांपों को उनकी खाल के लिए, और कस्तूरी हिरण को उसकी थोड़ी सी खुशबू के लिए मार दिया जाता है। डायरेक्टली अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो इन चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक, आगे चलते हैं। आगे आते हैं अपने नेशनल एनिमल यानी कि राष्ट्रीय पशु के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट फैक्ट निकलते हैं आपके एग्जाम में, बहुत क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चलिए पढ़िए, पहला बिंदु है, यहाँ से पढ़ते हुए चलते देखिए। बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भाप लेती है और शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे इन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो बाघ की मूंछें होती है ना, ये फालतू में नहीं है। क्या है, ये जो बाघ की मूंछें दी हुई है भगवान ने, कुदरत ने, ये फालतू में नहीं है। ये देख सकते हैं रेडार की तरह, एंटीना की तरह काम कर रही है इसके लिए, क्योंकि जो इसकी मूंछें हैं वो हवा में कंपन जो हो रहा है उसको भाप लेती है। हवा में जो कंपन वगैरह होते हैं उसको हम भापने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, अधिकतर सैटेलाइट वगैरह, रेडार वगैरह इस्तेमाल करते हैं ना, और इसका रेडार ही क्या है, इसकी मूंछें हैं। तो ध्यान रखिएगा, बाघ की जो मूंछें होती हैं वो हवा में हुए कंपन को भाप लेती है और उसे शिकार का बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है कि भाई शिकार इस तरफ और यहाँ पर है। और इसी रेडार की मदद से, जो इसकी मूंछें हैं, इसी की मदद से इसको रात में रास्ता ढूंढने में मदद मिलती है। बिल्कुल सही दोस्त, बाघ भी रात में देख सकता है, जो कि इसको जो दिखाई देता है वो केवल काला और सफेद में दिखाई देता है। तो पहला बिंदु आपका इन मूंछों से निकल के आया, पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, तो आप लोग सही करोगे, गलत नहीं करोगे कोई भी बच्चा। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी मूंछें इसके लिए। अगला बिंदु, बाघ जो है वो अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। ध्यान सकते हो, बाघ जो है हमसे बेहतर देख, बाघ जो है रात में देख ही नहीं सकता, बल्कि हमसे, मनुष्य की तुलना में 6 गुना बेहतर देख सकता है। तो यहाँ से क्या पता चला, चील, बाघ, गिद्ध ये हमसे 4 गुना बेहतर देख सकते हैं और बाघ हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। अब ये बात कैसे याद रखें, तो बाघ की होती है बाघ की होती है 2 आंखें और बाघ की होती है 4 टांगे, तो कितना गुना बेहतर देख पाए हमसे, 6 गुना बेहतर।
तो इस तरीके से याद रख सकते हो। चील बाज गिद्ध की 2 टांगे थी 2 आंखें थी, बाघ की 4 टांगे और 2 आंखें, तो यहाँ से 6 गुना बेटर देख सकता है। ध्यान रखिएगा, ये केवल रात में देख ही नहीं सकता बल्कि मनुष्य की तुलना में, हमारी तुलना में बेटर देख सकता है 6 गुना। ठीक, अगला बिंदु बोला है कि बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं। यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। आपने देखा होगा दोस्तों, आपके गली कूचे के अंतर्गत जो कुत्ते होते हैं, देखा होगा ना, वो जगह जगह पर यूरिन को छिड़काव करते हुए चलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो अपना पूरे इलाके में वर्चस्व जगह बोल सकते हैं, दबदबा बनाना चाहते हैं कि भाई ये मेरा इलाका है। तो उसी प्रकार से जो शेर है, ये भी अपने इलाके में जगह जगह पर यूरिन यानी कि मूत्र का क्या करते हैं, हर जगह स्प्रे करते रहते हैं, ताकि अगर कोई बाहर से कोई दूसरा बाघ घुसपैठ करने आए तो उसे पता चल सके भाई ये इलाका खाली नहीं है, इस इलाके में कोई और बाघ का राज है। अगर मुझे यहाँ रहना है तो पहले मुझे उस बाघ को हराना पड़ेगा। लड़ाई हो जाती है उन दोनों में इलाके के लिए, ठीक है, तब जाकर मैं वहां रह सकता हूँ। तो ये अपने इलाकों को कैसे जब बात बांधते हैं कि ये मेरा इलाका है, तो अपने मूत्र का स्प्रे करके जगह जगह पर कि बताते हैं कि भाई ये मेरा इलाका है। ठीक है, तो ये था दोस्तों तीसरा पॉइंट। और ये जो इलाका हो सकता है वो कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। क्या है? कई किलोमीटर दूर बड़ा हो सकता है। जैसे हम लोग तो दीवार की बाउंड्री कर देते हैं कि भाई ये मेरा प्लॉट है, लेकिन ये लोग दीवार की बाउंड्री नहीं करते, अपने मूत्र का स्प्रे कर देते हैं कि ये मेरी बाउंड्री, ये मेरा इलाका है। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट टेक्निकल क्या है, पूछा जाएगा एग्जाम में, तो पता होना चाहिए आप लोगों को। आगे चलते हैं। आगे बोला गया कि बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलता रहता है। गुस्से में अलग आवाज और बाघिन यानी कि अपने जोड़े को बुलाना हो तो अलग आवाज, कभी क्या है कहराना तो कभी गुर्राना। और बाघ का जो गुर्राना होता है वो 3 किलोमीटर दूर से आराम से इजीली सुना जा सकता है। तो क्या बोला गया कि बाघ को अलग मौके पर अलग अलग आवाज निकालनी देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर कई ऐसे व्यक्ति भी होंगे जिनकी शादी हो गई हो, तो जब अपनी वाइफ से पानी मांगना होता तो कैसे बोलते हो, ए जी जरा एक गिलास पानी ला के देना। कई बार यहाँ पर ऐसे भी होंगे जो वाइफ मंगाते तो पति भी लेके आते होंगे, है ना। तो वैसे ही बाघ जो है अपने बाघिन को जब बुलाता है तो प्यार से बुलाता है, ठीक है ना, ए जी ओ जी प्यार से बुलाता है। और जब गुर्राना हो, दहाड़ना हो, बताना हो कि भाई मेरा वर्चस्व, मेरा दबदबा है, ठीक है, तो इसका जो गुर्राना होता है वो 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई दे सकता है। घर में किसका वर्चस्व है भाई आप लोगों में, है देखा हुआ है ना। तो बाघों के अंतर्गत ये देखने को मिलता है, उसका जो गुर्राना होता है वो 3 किलोमीटर दूर तक इजीली सुनाई दे सकता है। तो पूछा जाएगा आपसे, तो आपको इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक, चलिए मजाक अलग अपनी जगह, आगे चलते हैं। आगे बोला गया कि बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज में अंतर को भाप लेता है। ये ऑलरेडी मैं बता चुका था आपको कि बाघ जो है इतने इसके कान जो है सेंसिटिव होते हैं और मुझे इसकी मदद करती है कि जो जंगल में पत्ते हिल रहे हैं पेड़ों के, वो हवा से हिले हैं या किसी हिरण ने यानी कि किसी शिकार ने जो चल रही है वो हिलाते हुए चल रही है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस को भाप लेता है कि भाई ये शिकार ने हिलाए हैं या फिर हवा ने हिलाए। ठीक है, इतने ज्यादा सेंसिटिव होते हैं इसके कान। इंपॉर्टेंट बिंदु है, पूछा जाएगा तो आपसे पता होना चाहिए। क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पशु है जो हवा के द्वारा पत्ते के हिलने और शिकार के द्वारा पत्ते के हिलने में अंतर को भाप लेता है, तो वो है हमारा बाघ। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला बिंदु है कि बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूम भी जाते हैं। क्या बोला मैंने आपको, देखा दोस्तों, जो बाघ होता है, जो हमारे कान है, अधिकतर देखा होगा कुछ लोग जो है, कुछ बच्चे आप में से भी ऐसे होंगे दोस्तों, जो अपने कानों को बिना छुए हिला लेते हैं। जैसे कि मैं अपने कानों को आगे पीछे करता हूं तो मुझे छूने पड़ते हैं, लेकिन कुछ बच्चे, कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे जो अपने कान को बिना छुए हिला सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, होता है अपने दांतों को जबड़ों पे हिलाने से कान हिलते हैं, बाकी मुझे पता नहीं, मैं नहीं हिला सकता, कुछ लोग हिला सकते हैं, जैसे मेरे कई दोस्त हैं जो ऐसा कर सकते हैं। तो वैसे ही जो बाघ है ये अपने कान जो है अलग अलग दिशाओं में घुमाता रहता है, अलग अलग दिशाओं में घुमाता रहता है, इसलिए जो अलग अलग प्रकार की आवाजें हैं चारों तरफ आ रही हैं उन आवाजों को इकट्ठा करने के लिए, ताकि इसे पता चल सके कि कौन सी दिशा में कहां पर आवाज आ रही है और किस दिशा में कौन सा शिकार है। ओके, इंपॉर्टेंट बिंदु है, ध्यान रखिएगा। बाघ के जो दोनों कान होते हैं वो अलग अलग दिशा में बहुत ज्यादा हिलते हैं आवाजों को इकट्ठा करने के लिए। ठीक, उम्मीद करता हूं ये जो मैंने 6 बिंदु बताए हैं, ये 6 के 6 बिंदु आपको इजीली समझ में आ गए होंगे। आगे चलते हैं। आगे बोला गया कि हमारे देश में बाघ और अन्य कई जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई है कि इन्हें लुप्त हो जाने के खतरा है। क्या है? इन्हें लुप्त हो जाने का खतरा है। और आप सभी बच्चों को पता है इनके लिए एक बुक बनाई जाती है, रेड डाटा बुक। क्या है? रेड डाटा बुक। ये बुक एक ऐसी बुक है जो कि संकटग्रस्त प्रजातियों के बारे में या फिर जो लुप्त हो चुकी प्रजाति है उनका ये डाटा रखती है। क्या रखती है? उनका ये डाटा रखती है कि ये जानवर लुप्त हो चुके हैं या फिर ये लुप्त होने की कगार पर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हमारे देश में बाघ हो गए या फिर अन्य कई जानवर हो गए जिनकी गिनती दिन पर दिन कम होती जा रही है, और इतनी कम हो गई है ये लुप्त होने की कगार पर है। जैसे कि आपको पता होगा अंग्रेज जब हमारे यहाँ पर राज किया करते थे तो उस समय पक्षी मिलती थी डोडो पक्षी। अब डोडो पक्षी दिन पर दिन खत्म होती गई है, अब है ही नहीं, डोडो पक्षी दिखने को ही नहीं मिलती है। ठीक है, तो वैसे ही हमारे जो है कुछ ऐसी पक्षी है, कुछ ऐसे जानवर है जो दिन पर दिन लुप्त होती जा रही है या फिर खतरे में है, तो इसका जो डाटा होता है वो रेड डाटा बुक के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, आगे लिखा है कि हमारे देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों को सुरक्षा दे रही है, जैसे उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। आप सभी बच्चों को पता है, मैंने नेशनल पार्क याद कराने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक भी दी थी। क्या था? उत्तराखंड के राजा जी से मिलने के लिए गंगा, उसकी पिताजी और उसकी बेटी दोनों के तीनों मिलने गए थे। कहां गए थे? जिम में गए थे। तो ऐसे करके मैंने ट्रिक बताई थी आप लोगों को। तो उत्तराखंड का जो राजा था उससे मिलने कहां गए थे? जिम में गए थे। तो जिम से बना जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो कहां पर है? उत्तराखंड में। कहां पर है? उत्तराखंड में, ध्यान रखिएगा। अगला है राजस्थान। तो राजस्थान के भरतपुर जिले में क्या है? घाना पक्षी अभयारण्य। क्या है? घाना पक्षी अभयारण्य। तो पूछा जाएगा आपसे, तो आपको पता होना चाहिए घाना पक्षी अभयारण्य कहां पर है? तो भरतपुर जिले में।
कहां पर? राजस्थान में। कहां पर? राजस्थान में। और आगे बोल रखा है कि इन जंगलों में जानवरों का शिकार मना है, यहाँ लोग जानवरों या फिर जंगल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। देखा होगा दोस्तों, हमारे भारत देश ने अलग अलग जानवरों के बचाने के हेतु अलग अलग जानवर के जंगलों को क्या दिया गया, उनके घर को संरक्षित करने के लिए एरिया बनाया गया, जैसे नेशनल पार्क वगैरह या पक्षी अभ्यारण्य वगैरह देखने को आपको मिलते हैं। तो उन्हीं में से कुछ ये है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पर देखने को मिलता है? तो उत्तराखंड में देखने को मिलता है। वहीं पर घाना पक्षी अभ्यारण्य कहां पर देखने को मिलता है? तो भरतपुर जिले में, जो कि राजस्थान के अंतर्गत है, वहां देखने को मिलता है। तो अगली बार आपसे पूछा जाएगा तो आपको इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा और भी आपके नेशनल पार्क है, वो मैं आपको एक अलग से वीडियो में बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन अलग से अब तक कोई क्वेश्चन नहीं बना, केवल इन्हीं दोनों से बनता है, तो आपको इन दोनों को तो जरूर याद रखना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक सारी की सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, किसी भी प्रकार का यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक, चलिए, तो ये था दोस्तों आज का अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट। इंपॉर्टेंट चैप्टर था, बड़ा चैप्टर था, इसलिए केवल हम एक ही चैप्टर को करते हैं। अब यहां से क्वेश्चन कैसे पूछते हैं आपके एग्जाम में, चलिए उसको करते हुए चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या बोला गया, देखिए, किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। लिखा हुआ है यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन है यार। अभी अब हम बिल्कुल देखो फैक्ट लाइन उठाई हुई है, यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखाओं से उल्टा लटक कर सोता है, यह जिस पेड़ पर रहता है उसी की पत्तियां खाकर यह लगभग 40 वर्ष तक जीवित रहता है। तो इन निम्नलिखित में से कौन सा है? अभी अभी हमने पढ़ा था और आप लोगों ने आंसर लगा भी लिया होगा अब तक। तो स्लॉथ क्या है? स्लॉथ। जिस बच्चे ने लगाया ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वो सभी के सही बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया, स्लॉथ इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किन की दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वह मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक वस्तुओं को देख सकते हैं। देखो दोस्तों, अभी हमने बात करी थी, जो मनुष्य होता है वो जो चीज 2 यानी कि मीटर से देख सकता है, वही चीज उस जानवर को 8 मीटर की दूरी से दिखाई देती है। तो इन मनुष्य की या इन पक्षियों की जो आंखें होती है, मनुष्य की तुलना में कितनी बेटर होती है? 4 गुनी, 4 टाइम्स बेटर होती है। और मैंने बोला था इनकी 2 आंखें होती है और 2 टांगे होती है। तो इस हिसाब से क्या हो गया? तो इस हिसाब से देखो दोस्तों, चील, बाज और गिद्ध, जिस बच्चे ने लगाया चील, बाज और गिद्ध, वो बच्चे ने बिल्कुल सही आंसर लगाया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट एंड करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे बोला गया है कि जानवरों में कान के आकार का संबंध किस चीज से होता है? लीजिए भाई, ये 4 ऑप्शन है। जानवरों में जो कान का आकार होता है, फॉर एग्जांपल के रूप में हम हाथी को देखते हैं तो गजराज महाराज की आंख, जो हमारे कान होते हैं, कुछ इतने बड़ा देखने को मिलते हैं। वहीं पर मनुष्य की आंखें देखने को, मनुष्य के कान देखने को मिलते हैं तो कुछ इतने बड़े कान देखने को मिलते हैं। वहीं पर सांप या पक्षियों की आंखें देखने को मिलती है तो केवल इतनी देखने को मिलती है। तो कान का जो आकार होता है ना, वो किससे संबंधित होता है? तो वो सुनने की शक्ति से होता है। क्योंकि आप लोग जो है अपने कान कुछ बोलो ऐसे सुनो और फिर कुछ बोलो वही शब्द और कान के पीछे ऐसे दोनों हाथ रखो, तो देखिएगा सुनने की शक्ति जो होगी वो थोड़ी सी वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। तो कानों के जो आकार होते हैं वो किससे संबंधित होते हैं? सुनने की शक्ति से संबंधित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। जिस बच्चों ने सेकंड लगाया, बच्चों ने करेक्ट और परफेक्ट आंसर लगाया। ठीक, अगला क्वेश्चन बोला गया, पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण है। तो अभी मैंने आपको ऑप्शन एग्जांपल भी दिया था। क्या करते हैं पक्षी? अब भाई इनकी आंखों की जो पुतलियां होती हैं वो एक जगह फिक्स रहती हैं, इसलिए जब भी इनको देखना होता है दाएं बाएं ऊपर नीचे, तो अपनी गर्दनों को ज्यादा हिलाती हैं। तो पक्षियों की जो आंखें होती हैं वो घूम नहीं सकती पुतलियां, तो इसलिए इस कमी को दूर करने के लिए पक्षी अपनी गर्दन को ज्यादा हिलाती है और दाएं बाएं ऊपर नीचे को देखने के लिए अपनी गर्दन को हिलाकर इस चीज को दूर कर लेती है, कमी को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, पक्षियों की आंखों की पुतलियां घूम नहीं सकती। जिस बच्चों ने ए लगाया वो बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट लगाया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, रात में जागने वाले हर जीव, तो रात में जागने वाले जानवर को हर चीज जो दिखाई देती है, मैंने आपको बताया था ऑप्शन में कई बार आपको हरा और काला दे देता है। ठीक है, तो हरा नहीं होता दोस्तों, केवल काली और सफेद में दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती है? केवल ब्लैक एंड व्हाइट। पुरानी दुनिया कैसी थी हमारी? ब्लैक एंड व्हाइट टीवी वगैरह थी। तो जो हमारे रात में जागने वाले जीव होते हैं वो केवल काले और सफेद में ही देख सकते हैं, किसी और रंग में नहीं दिखता उनको। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए इज द करेक्ट एंड राइट ऑप्शन। ओके दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। आगे बोला गया कि निम्नलिखित में से किस जीव के दोनों कानों या कान बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूम जाते हैं? क्या बोला दोस्तों मैंने कि निम्नलिखित में से किन जीवों के दोनों कान बाहर की आवाज को इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में ज्यादा घूम जाते हैं? तो ए मैना, हाथी, खरगोश या फिर बाघ। तो देखो दोस्तों, अलग अलग दिशाओं में कान को ये हिला रहा है, क्या कर रहा है? बहुत ज्यादा घूम जाते हैं, या फिर दोनों कानों को बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए घुमाता है। तो अभी हमने बात करी थी किसकी? बाघ की। तो बाघ एक ऐसा जीव है जो कि बाहर की आवाज को इकट्ठा करने के लिए अपने कानों को इधर उधर बहुत ज्यादा हिला लेता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक, जिस बच्चों ने डी लगाया सभी के सही बच्चे बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया। चलिए, तो ये था दोस्तों आज का अपना एनसीईआरटी बुक्स के अंतर्गत कक्षा 5वीं का चैप्टर नंबर फर्स्ट एनिमल्स। उम्मीद करता हूं ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको इजीली समझ में आ गया होगा और इससे रिलेटेड जो मैंने आपको चैप्टर में क्वेश्चन करवाए वो भी सभी बच्चों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। ठीक, बाकी जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसी क्लास की कक्षा 5वीं की बुक से ही करेंगे हम चैप्टर नंबर 2। ठीक है, तो ऐसे करके धीरे धीरे हम जो है एनसीईआरटी खत्म कर लेंगे। ठीक, फिर हम चलेंगे क्लास 6 और 7 की ज्योग्राफी और साइंस की बुक को पढ़ने के लिए। हाँ जी दोस्तों, आपको ज्योग्राफी और साइंस की बुक भी पढ़नी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में वहां से भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे। ठीक है, तो केवल हम उन टॉपिक को पढ़ते हुए चलेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और उसको हम कवर करते हुए चलेंगे। फिर उसके बाद हम फिर पेडागोजी स्टार्ट करेंगे। ठीक, चलिए आज के लिए केवल इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक सारी की सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के अंतर्गत। जब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।